राम राम सभी साथियों को। आरजेएम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र जांगड़ा आज फिर आपको एक करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चली हुई है उसमें आपके लिए एक नई क्लास लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके राहुल सर है, जो आपके जो डेली करंट अफेयर की जो सीरीज लेते हैं, वो आज कहीं बाहर गए हुए हैं। तो उनकी जगह आज मैं आपकी जो ये करंट अफेयर की क्लास है वो लूँगा, ठीक है ना। तो उससे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो निकले हुए हैं। तो जो भी बच्चे हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो जरूर, चाहे वो क्वालिफाई हो बच्चा, या मतलब क्वालिफाई हो जिसके मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है 38 से ऊपर, और जो जनरल कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं जिनके भी 48 से ऊपर मार्क्स है, जो भी क्वालिफाई हो उन सभी को जरूर भरना है अपना जो कांस्टेबल का जो फॉर्म है, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं उनको मैं सबको बता देता हूँ कि जो हमारा जो सीटी है, सीटी 2024, वो भी मई जून में होने की पूरी पूरी संभावना है। तो अपनी तैयारी को आप बेहतरीन कीजिए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, या जिसे हम गिद्ध बोल सकते हैं, यह लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है इसमें दोस्तों। पहला ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। नेक्स्ट है यूनिसेफ। अगला ऑप्शन हमारा है संयुक्त राष्ट्र। और फिर आता है यूरोपीय संघ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, यहाँ पर बात हुई है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ की बात हुई है। तो हेल्थ से जुड़े जितने भी मामले हैं दोस्तों वर्ल्ड में, वो कौन देखने का काम करता है? WHO देखने का वो काम कर रहा है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अपना WHO, ठीक है। आइए मैं आपको WHO के बारे में कुछ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, जो WHO है, सबसे पहले तो WHO का जो हेडक्वार्टर पड़ता है दोस्तों वो पड़ता है जनेवा में। और जो ये जनेवा है दोस्तों, ये है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। इसकी जो स्थापना हुई थी WHO की, ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसमें फिलहाल इसमें 194 सदस्य देश हैं दोस्तों WHO में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है WHO से रिलेटेड, कई बार एग्जाम में इसके जो डायरेक्टर जनरल है, या आप कह सकते हैं जो निदेशक है, कई बार एग्जाम में उसका क्वेश्चन पुट किया जाता है कि WHO के निदेशक कौन कौन है। तो वर्तमान के में जो इसके निदेशक है उनका नाम है डॉक्टर टेड्रोस। तो डॉक्टर टेड्रोस ये फिलहाल में इसके निदेशक है WHO के, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, जो WHO है ना, वो कई प्रकार के गोल सेट करके रखता है। जैसे उन्होंने WHO का जो गोल है मलेरिया उन्मूलन का, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में मलेरिया को बिल्कुल जड़ से समाप्त जो कर देने का जो लक्ष्य है WHO का, वो है 2027 तक। तो इनका कहना है कि 2027 तक हम मलेरिया को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे वर्ल्ड से, ठीक है। तो ये थे दोस्तों WHO से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ है दोस्तों, तो ये जो यूनिसेफ है ये है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ठीक है दोस्तों। तो जो इस यूनिसेफ का जो गठन किया था, बेसिकली ये किसके लिए किया गया था? जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो भी बच्चे मतलब अनाथ हो गए थे उस टाइम, तो उनकी जो केयर करने के लिए, मतलब उनके बारे में सोचने के लिए यूनिसेफ का गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों। और जो इसकी जो फॉर्मेशन पूछी जाती है दोस्तों कि कब हुई थी, ठीक है। और कई बार
इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो मैं इसके हेडक्वार्टर आपको बता देता हूँ। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए में। और इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट और हमारे मेन ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में जिनका हेडक्वार्टर है, उसमें से एक तो है आपका आईएमएफ, ठीक है, और जो दूसरा है वो है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों का भी जो दोस्तों हेडक्वार्टर है वो यूएसए में पड़ता है, लेकिन इनका जो हेडक्वार्टर है वो है कौन सी सिटी में है? यूएसए कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। तो यहां पर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगली जो इंपॉर्टेंट बात है, कई बार हमें जो यूनिसेफ के हैं डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछ लिया जाता है कि यूनिसेफ का डायरेक्टर जनरल कौन है। तो हाल ही फिलहाल में जो यूनिसेफ का डायरेक्टर जनरल है, या जिसे हम महानिदेशक कह सकते हैं, तो वो है, उनका नाम है कैथलीन कैथलीन रसेल। कैथलीन रसेल। तो ये फिलहाल यूनिसेफ की जो है महानिदेशक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिसेफ के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूं कि यूनिसेफ को नोबेल प्राइज कब मिला था। तो दोस्तों जो सन 1965 में यूनिसेफ को हम नोबेल प्राइज जो दिया गया था 1965 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड। तो दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र है इसको हम यूएन के नाम से भी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो संयुक्त राष्ट्र की जो फॉर्मेशन हुई थी दोस्तों वो हुई थी सन 1945 में। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र की जो थी फॉर्मेशन हुई थी। इस टाइम जो इसके एक्टिव मेंबर है दोस्तों वो है 193 कंट्रीज। तो 193 कंट्री जो इसकी है फिलहाल में इसकी मेंबर है। तो जो यूएनओ की जो दोस्तों मेन जो अंग है या जिसे हम पार्ट बोल सकते हैं वो 6 पार्ट है। ठीक है, 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र के फिलहाल। ठीक है, उसमें से जैसे जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, ठीक है, या आप जो ये आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ठीक है, वो भी संयुक्त राष्ट्र के अंडर में आता है। ठीक है, उसी का पार्ट है। और जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और नीदरलैंड में कहाँ? द हेग। तो यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों यूरोपियन संघ। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें आपकी जो 27 जो कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें पड़ती है, 27 जो कंट्री हैं। तो 27 मेंबर कंट्री है इस टाइम यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में पड़ता है। ठीक है, आइए कुछ फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड जान लेते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि WHO ने भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहां पर बोल रहे हैं गिद्ध, इसकी शुरुआत की है। ठीक है, और इस पहल का जो मेन जो मोटिव है या मेन ऑब्जेक्टिव जो हम कह सकते हैं वह है डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का लोकतंत्रीकरण करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है?
ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर पहला उत्तर पूर्वी राज्य यहाँ से आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपके ऑप्शन है असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। ठीक है, तो इनमें से आपके बताना है आपको कौन सा आपका रहेगा उत्तर पूर्वी राज्य जो हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला राज्य बन गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा ना, वो आपका राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसमें आपका राइट आंसर रहेगा। और जो पूरे इंडिया की अगर बात करूं, ये तो हो गया, ये तो आपका हो गया उत्तर पूर्वी में, लेकिन पूरे इंडिया में जो हर घर नल से जल पहुंचा जहां पर, वो पहला राज्य कौन सा होगा? गोवा। ठीक है, और सबसे पहले जहां आपको पता होगा यूसीसी लागू हुआ है, वो भी गोवा ही है दोस्तों। उसके बाद अभी उत्तराखंड में इसका बिल पास हुआ था, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये दिया गया है इसके बारे में ही। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश पहला जिला बन, ये उत्तर पूर्वी जिला बन गया, लेकिन पूरे देश में 10वां जिला है। ठीक है, ये बात याद रखना यहाँ पर। और ये कब लॉन्च किया गया था ये मिशन? ये 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और 2024 तक का टारगेट है भारत का कि प्रत्येक ग्रामीण घर में सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान की जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर हमें ये दिए गए हैं ऑप्शन में, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, स्टैटिक जानकारी आपको दूंगा, जो कि आपके पेपर में एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि असम, तो दोस्तों जो असम है, असम के जो कैपिटल है, असम की कैपिटल है दिसपुर। ठीक है, और इस टाइम यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है दोस्तों। और जो यहाँ के सीएम है, सीएम कौन है दोस्तों? हेमंत बिस्वा शर्मा। काफी लोकप्रिय नेम है दोस्तों ये, हेमंत बिस्वा शर्मा। खास करके जो उत्तर पूर्वी स्टेट है उनमें काफी लोकप्रिय नाम है ये, हेमंत बिस्वा शर्मा। इसके अलावा असम में दोस्तों एक माजुली द्वीप है, काफी बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है माजुली द्वीप के बारे में। ठीक है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है दोस्तों, नदीय द्वीप है। और जो माजुली द्वीप है दोस्तों, यह ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। ठीक है, और इस ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि काफी इस नदी की वजह से काफी बाढ़ आती है यहाँ पर। आपने सुना भी होगा कि ओवरफ्लो होने के चलते यहाँ पर असम में कई बार बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो फेमस है वो ये असम अपने नेशनल पार्क के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर इंडिया के जो 7 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो असम में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, वो फेमस है एक सिंह गैंडे वाले, जो एक सिंह वाला गैंडा होता है वो यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अलावा आपको यहाँ पर मानस नेशनल पार्क मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पर आपको जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है, जिसका नाम बदलकर, ध्यान से सुनना ये बात, राजीव गांधी का जो नेशनल पार्क उसका नाम बदलकर अब औरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है, औरंग नेशनल पार्क ये हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, इस पार्क के अलावा यहाँ पर और भी कई अन्य पार्क हैं। ठीक है, जैसे आपका दिहंग पिटकाई नेशनल पार्क है, वो भी आपको कहां पर देखने को मिलता है? असम में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आ गया आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की जो राजधानी है दोस्तों वो है इम्फाल। और यहाँ के जो इस टाइम के हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं फिलहाल में, वो है एन वीरेन सिंह। ठीक है, और आपको पता होगा मणिपुर अभी हाल ही फिलहाल में काफी चर्चा में रहा है न्यूज में, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो दो संप्रदायों के बीच में जो हिंसक झड़प है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली है, काफी न्यूज में रहा है ये। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो
एक तो मैतेई जनजाति, जो जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, और दूसरी है कुकी जनजाति। ठीक है, उन दोनों के बीच में आपसी यहाँ पर बहुत ही झड़प हुई थी। ठीक है, और जो महिलाओं के साथ आपने देखा हो कैसे अभद्रता पूर्वक यहाँ पर व्यवहार किया गया था यहाँ पर, तो काफी न्यूज में रहा है मणिपुर इस समय। उसके बाद आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश है जो, यह भी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, और जो इसकी राजधानी है दोस्तों वो है ईटानगर। ठीक है, इस समय जो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है दोस्तों, उनका नाम है पेमा खांडू। ठीक है दोस्तों, पेमा खांडू यहाँ के सीएम है, और जो अरुणाचल प्रदेश है ये 3 देशों की जो है बाउंड्री से घिरा हुआ है। एक इनमें से एक तो हो गया आपका भूटान। ठीक है, भूटान के बाद हो गया तिब्बत। तिब्बत असल में जो है ये चाइना के पार्ट है, चाइना ने कब्जा ही कर रखा है, आपको पता ही होगा। ठीक है, और एक हो गया म्यांमार। तो इन 3 देशों की बाउंड्री से जो अरुणाचल प्रदेश है वो घिरा हुआ है। अगला जो आ रहा था आपका सिक्किम। तो दोस्तों जो ये सिक्किम है ये भी काफी इंपॉर्टेंट एक स्टेट है इंडिया का। ठीक है, सिक्किम में आपको पता ही होगा कि जो हिमालय के एक जो फेमस, आपको बता दूं फेमस एक चोटी है यहाँ पर हिमालय की। ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कंचनजंगा। ठीक है, और यहीं पर आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क, वो भी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, सिक्किम में। ठीक है, राजधानी सिक्किम की है गंगटोक, और यहाँ के जो इस समय के जो चीफ मिनिस्टर कह लीजिए वो है प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, ये आपका हो गया है सिक्किम के बारे में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि करंट से ही जो आपके स्टैटिक रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो करंट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो उसको ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा गया आपसे, लोफनिक झील जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर आपसे पूछी गई है लोफनिक झील। ठीक है, लोफनिक झील के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों यह जो लोफनिक झील है वो आयरलैंड में स्थित है। ठीक है, जो हाल ही में जो समाचारों में या हाल ही खबरों में इस झील के बारे में सुना गया। आइए जान लेते हैं कुछ कि आखिर ये क्यों चर्चा में रही है हाल फिलहाल में। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिटिश द्वीपों की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये पॉइंट ध्यान देने योग्य है दोस्तों कि ब्रिटिश द्वीपों की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है, लोफनेक झील है दोस्तों, जो कि 2024 में एक खतरनाक पारिस्थितिक तंत्र के पतन का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे भी जो आजकल जो ये चला हुआ है ग्लोबल वार्मिंग या जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जिस वजह से जो इतनी ये जो झील है और हमारे जो इकोसिस्टम है सबको इसका सामना करना पड़ रहा है, तो उस उन्हीं झीलों में, ठीक है, उसी इकोसिस्टम में इस झील को भी, जो हमारी ये लोफनेक झील है, इसको भी उस खतरे का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यह भी हाल ही फिलहाल में न्यूज में है। इसके अलावा मैं आपको कुछ झीलों के नाम बता देता हूं जो कि आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे चिल्का झील है दोस्तों एक, चिल्का झील कहां पर है, चिल्का लेक। तो दोस्तों ये आपकी है उड़ीसा में। ठीक है, सांभर होगी आपकी राजस्थान में। ठीक है, उसके अलावा आपके से बहुत सारी झीलों के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे आप मुझे एक ऐसी झील का नाम बताइए जिसे आप लोनार झील कहते हो। ठीक है, लोनार झील एक्चुअल महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। ठीक है, लोनार झील एक्चुअली इसलिए कहते हैं उसे लोनार झील क्योंकि वो किसी एस्टेरॉयड के जो गिरने से बनी हुई है वो, इसलिए उसे लोनार झील कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल वस्तु अवशेष जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख किया गया है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आदि शंकराचार्य से, गोस्वामी तुलसीदास से, महावीर से या बुद्ध से? तो कपिल वस्तु इस जगह का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, और हाल ही फिलहाल में एक और चर्चा में है, ये देख लेते हैं एक बार हम, फिर हम आगे जो भी हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो कपिल वस्तु इसलिए चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो पिपरहवा में 1898 में विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा खोजे गए भगवान बुद्ध के 4 अस्थि टुकड़े जिन्हें कपिल वस्तु अवशेष के रूप में जाना जाता है, उन्हें 30 साल बाद थाईलैंड ले जाया जाएगा। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि 30 साल बाद 30 साल बाद जो भगवान बुद्ध के जो अस्थियों के अवशेष है वो कौन से देश ले जाए जाएंगे? ठीक है, तो थाईलैंड ले जाए जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। तो दोस्तों जो भगवान बुद्ध हैं इनका जो वास्तविक नाम था, ठीक है, वो था सिद्धार्थ गौतम। और जो इनका जन्म हुआ था दोस्तों वो कहां पर हुआ था? इक्ष्वाकु वंश के जो एक राजा हुए थे, क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय वंशी है इक्ष्वाकु वंश। तो वहां के एक राजा थे शुद्धोधन। ठीक है, और उनकी धर्मपत्नी थी महामाया। तो उनके सुपुत्र थे सिद्धार्थ गौतम, उन्हीं का आगे चलकर नाम हुआ महात्मा बुद्ध। ठीक है, और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। ठीक है, तो जो ये बुद्ध है महात्मा बुद्ध, इनके बारे में आपको मैं कई चीजें और बताना चाहूंगा। जैसे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। ठीक है, आज कल ये नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु थी दोस्तों वो हुई थी कुशीनगर में। 80 वर्ष की आयु में इनका जो स्वर्गवास हो गया था, 80 वर्ष की आयु में। और इन्होंने जो इनकी रचनाएं हैं, यानी बौद्ध धर्म की जितनी भी रचनाएं हैं उनको त्रिपिटक के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, बाद में चलकर मतलब भगवान बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर लिया गया। मतलब उनके जो विचार थे, विचारों जो थे उनके विभाजित हो गए थे, इसलिए बुद्ध धर्म को 2 वर्गों में विभाजित कर लिया गया बाद में, एक महायान और हीनयान। और जो कुछ इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि बाद में इसके बाद चलकर एक और जो डिवीजन हुई है बौद्ध धर्म में जिसको हम वज्रयान के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों बुद्ध के बारे में। अब आती है ये महावीर। तो महावीर है दोस्तों, ये 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। ठीक है, और पहले तीर्थंकर कौन थे? कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ठीक है, तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास का चौथा संस्करण है जो वो कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है ढाका, ऑप्शन सी काठमांडू और ऑप्शन डी म्यांमार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी काठमांडू। ठीक है, और जो काठमांडू है वो नेपाल की राजधानी है दोस्तों। और नेपाल में है जो एक बहुत ही फेमस टेंपल है यहाँ पर, पशुपतिनाथ। काफी लोग यहाँ पर जाते हैं। और एकमात्र हिंदू राष्ट्र है दोस्तों ये नेपाल। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि ये शांति प्रयास का जो चौथा संस्करण है इसके बारे में। तो दोस्तों जो शांति प्रयास का जो चौथा संस्करण है, तो मैंने आपको बता दिया था कि काठमांडू में इसका जो आयोजन हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल थे, देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में मिशन में शामिल होने वाले जो 19 देश है, उसकी सेना थी, जो उसके जो सेना के प्रतिनिधि है वो शामिल थे इसमें, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका, तो 19 देशों के जो प्रतिनिधि थे वो तो शामिल थे, उसमें जो मेन था दोस्तों वो था संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि का शामिल होना, इसमें मेन बात थी दोस्तों। तो इसीलिए इस जो अभ्यास है, जो ये शांति प्रयास का जो चौथा संस्करण है, तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस यही थे। आज के जो आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते थे, तो यहीं पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके सुझाव हो हमारी क्लास को लेकर, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके बारे में हम अपना जित जो भी हमारी तरफ से होगा उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, या हमारी जो भी जितनी भी प्रीवियस क्लास हुई है करंट अफेयर की, या जीके की, या साइंस की, बायोलॉजी मैम करवाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो उन सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।